नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है स्टडी IQ के PCS के प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की टॉपिक ये है माइनिंग सेक्टर कैन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, पर माइनिंग रिजर्व जो है यहाँ पे उसके लिए खास करके जाना जाता है, क्योंकि भारत के जो पूरी की पूरी माइनिंग प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है उड़ीसा। आइए देखते हैं पूरे डिटेल में इस वीडियो को। हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, माइनिंग उड़ीसा's पोटेंशियल पावरिंग इंडिया जर्नी टू आत्मनिर्भरता एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि उड़ीसा की माइनिंग कैसे भारत को आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सफिशिएंट करने में मदद करेगी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है, अब यदि आयरन ओर की बात करोगे तो लगभग भारत के 35% उड़ीसा में आपको आयरन ओर मिलेगी। उसके साथ साथ बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम की एक रॉ मटेरियल है या कच्चा माल है, वो आपको लगभग 59% देखने को मिलेगी। यदि पूरी रिजर्व या पूरी माइनिंग और मिनरल्स को यदि देखा जाए उड़ीसा में, तो ये जो लिस्ट है ये मिनरल प्रोडक्शन की बात हो रही है। यानी कि उड़ीसा की भारत में कितनी शेयर है, यानी कि आप क्रोमाइट में बोल सकते हो 100% यानी कि 100% उड़ीसा इज प्रोड्यूसिंग। वैसे ही आप यदि लोलाइट को देखते हो तो ये भी 100% है। बक्साइट को देख सकते हैं 76%। आयरन ओर आप देख सकते हो 51%। ये प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की परसेंटेज हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्राफाइट को देख सकते हैं 42%। मैंगनीज ओर को भी देख सकते हैं 18%। यदि आप मिनरल रिजर्व यानी कि कितने मिनरल्स रिजर्व है इस स्टेट में, यदि उस मामले में देखोगे तो आप फिर से देखिए, क्रोमाइट 92% ऑफ इंडियाज टोटल रिजर्व, 92%। आप निकेल को देख लीजिए, अगेन 92%। बक्साइट को देख लीजिए 52%। मैंगनीज को देख लीजिए 44%। आयरन ओर को देख लीजिए 33% एंड कोल को देख लीजिए 24%। ये 2022 की आंकड़ा आप ये देख सकते हो। तो ये रिजर्व यदि उड़ीसा में दिखाई पड़ रही है, तो उड़ीसा एक पिछड़े राज्य में क्यों आता है? उसके पीछे वजह यह है कि यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। यहां से कच्चा माल बाहर तो चली जाती है, बट यहां इंडस्ट्री एस्टैब्लिश नहीं होती है। यहां इंडस्ट्री इस कच्चा माल को इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि कच्चा माल यहां से बाहर चली जाती है, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में चली जाती है, खास करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये चली जाती है। इस रिपोर्ट ने ये कहा है, ये रिपोर्ट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया गया था। ये कहता है कि ए कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप फॉर ओडिशा ट्रांजिशन फ्रॉम ए रिसोर्स एक्सपोर्टर टू ए वैल्यू क्रिएटर। यानी कि ये सिर्फ कच्चा माल अब एक्सपोर्ट नहीं करेगा, उसके साथ साथ ये वैल्यू भी क्रिएट करेगा। यानी कि उस कच्चा माल को इस्तेमाल करके हम नई फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी कि आयरन ओर हम इस्तेमाल करके आयरन यानी कि स्टील बनाएंगे। हम बक्साइट को इस्तेमाल करके एल्यूमिनियम की भी उत्पादन करेंगे। इट रेकमेंडेड इमीडिएट रेगुलेटरी रिफॉर्म्स यानी कि माइनिंग के ऊपर जो रेगुलेशन सरकार की तरफ से, उसमें एक बड़ी रिफॉर्म की आवश्यकता है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन मिनरल कॉरिडोर, तो हमें एक स्पेशल कॉरिडोर बनानी होगी, मिनरल कॉरिडोर, जहां पे लोग निवेश यानी कि बड़े जो कंपनियां हैं वो निवेश कर पाए। इन्वेस्टमेंट इन द मिनरल कॉरिडोर्स एंड लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग एज ए हब फॉर ग्रीन एल्यूमिनियम एंड स्टील प्रोडक्शन। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये सुविधा देनी होगी ताकि हम ग्रीन एल्यूमिनियम एंड स्टील उत्पादन को भी बढ़ा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत आत्मनिर्भरता बनाने के लिए भारत को, या 2047 तक जो हमारी टारगेट रही है कि एक डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड नेशन यानी कि विकसित राष्ट्र बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की एक बड़ा रोल है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की यदि बड़ी रोल है तो उसमें स्टील उत्पादन का भी एक बड़ा रोल रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ये सिर्फ मिनरल एक्सपोर्ट करती है, तो ये कौन सी ऐसी चुनौतियां रही है, कौन सी ऐसे चैलेंजेस रही है जिसके वजह से उड़ीसा डिस्पाइट
फ्रॉम दीज रिजर्व्स, इतने सारे रिजर्व्स होने के बावजूद भी उड़ीसा क्यों उस पिछड़े हुए राज्य में गिना जाता है? जैसे आप देख सकते हो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि जितने मौजूद है मिनरल्स उससे बहुत ही कम परसेंटेज उसकी उत्पादन की जा रही है। उसके साथ साथ प्रोसीजरल बॉटलनेक्स एंड बहुत सारे रेगुलेशंस है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स है जिसको पार करके आप उत्पादन करना काफी मुश्किलें हो रही है। उसके साथ साथ इंटर स्टेट वेल्थ ड्रेनेज, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकती है यहां से कच्चा माल लेके दूसरे राज्य में इंडस्ट्री यानी उद्योग बनाई जा रही है और इस कच्चा माल को वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्टीमेटली उड़ीसा को जो उसकी शेयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। ओके, सो द रिपोर्ट क्या हाईलाइट कर रही है? रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई बक्साइट की जो पोटेंशियल है ना उसको हमें कहीं ना कहीं उसको ऑप्टिमम लेवल पे यूज करना होगा, जो कि हमें लगभग 2.4 मिलियन जॉब्स ये क्रिएट कर सकती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। उसके साथ साथ 10,000 जो छोटे और लघु उद्योग है वो भी एम्पावर हो सकते हैं या सशक्तिकरण उनकी भी हो सकती है। उसके साथ साथ फिर ये रिपोर्ट कहती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होगी, रोजगार भी बढ़ेगी, स्मॉल एंड मार्जिनल जो एंटरप्राइजेस है यानी कि जो छोटे और लघु उद्योग है उनकी भी सशक्तिकरण होगी। उसके साथ साथ ये सारे कंपनियां की वजह से जो सोशल इंपैक्ट होगी यानी कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी उसमें बढ़ोतरी आएगी। खास करके कंपनियां जिसको हम लोग बोलते हैं ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके वजह से उस इलाके के लोगों को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर पीने की पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रास्ता, बिजली, ये सारे चीज भी मिल सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सरकार ने 2015 को एक डीएमएफ यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक कर्पस बनाई गई थी। उस कर्पस के तहत सरकार का यह कहना था जिस सारे जिले में माइनिंग यानी खनिज खनन की काम होती हो वहां के लोगों के लिए वेलफेयर के लिए एक फंड बनाया जाएगा और उस फंड से उस लोगों की भलाई के लिए खर्चा किया जाएगा। तो लगभग डीएमएफ कर्पस में अभी टोटल यदि आप देखोगे 12,000 करोड़ रुपए है जो कि लोगों की भलाई यानी कि वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जो बुनियादी सुविधा है उसको पहुंचाने के लिए खर्च की जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो एनालिसिस में कि उड़ीसा कैसे माइनिंग के द्वारा एक बेहतर और आप बोल सकते हैं एक विकसित राज्य बन सकती है और अल्टीमेटली विकसित राष्ट्र बनाने में मदद कर सकती है। यह हमारी अभ्यास टेस्ट सीरीज बैच है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि ओपीएससी द्वारा टेंटेटिव जो एग्जाम की डेट दी गई है वो है जुलाई। तो आप बेहतर अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे ऑप्शनल बैचेस भी है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, ये जीएस के लिए फाउंडेशन बैच है। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी, लोगों के मन में ये डाउट हमेशा रहती है सर प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की, तो ये आपको एक कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन या तैयारी करवाएगी। ज्योग्राफी ऑप्शनल भी हमारी है और होम साइंस ऑप्शनल भी हमारे साथ आप तैयारी कर सकते हो। उसके साथ साथ ये हमारी आरंभ बैच है, प्रीलिम्स एंड मेंस की कंबाइंड बैच, कॉम्प्रहेंसिव बैच, ठीक है। और इस बैच आपको एक मजबूत फाउंडेशन के साथ आपको आपकी एग्जाम की तैयारी करवाएगी। ओके, बैच शुरू हो रही है 10 तारीख से। यदि आप अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं तो बस 2 या 3 दिन बीच में है, तो आप डिसाइड कर लीजिए, सोच लीजिए एवं जरूर एक आपकी लिस्ट बनाइए कि मैं एक कोर्स ज्वाइन क्यों करूं और क्यों ना करूं, यानी कि मैं खुद से तैयारी करूं या कोई कोर्स ज्वाइन करूं। मेरिट डिमेरिट लिख के एक बार रखिए और उसके बाद आप एक निर्णय लीजिए कि आपको कोर्सेस ज्वाइन करनी है या सेल्फ प्रिपरेशन करनी है। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, सारे चीज की पीडीएफ यहां पे आपको मिल जाएगी। मुझे आप फेसबुक और इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो सो दैट आपकी कभी भी कोई भी यदि डाउट हो तैयारी को लेके, सिविल सर्विसेज तैयारी को लेके, आप मुझे बेशक पूछ सकते हो इन माध्यम से। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून।